फेसबुक लाइव के इस संडे संवाद में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का आप तक पहुंचाना है, उनकी योजनाओं को आप तक पहुंचाना है और आपकी समस्याओं को हमसे रूबरू करवाना है। आपके सुझावों को हमें अपने तक लेना है। आप सभी साथी फेसबुक पर मुझसे जुड़ रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, किशन पटनायक एवं जयप्रकाश नारायण के विचारों में आस्था रखने वाले आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। नीतीश में विश्वास रखने वाले, न्याय के साथ विकास में विश्वास रखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बिहार की बेहतरी चाहने वाले लोगों को मेरा नमस्कार। फेसबुक मित्रों को मेरा नमस्कार। जदयू के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी को नमस्कार और बधाई देती हूँ जदयू के सभी साथियों को जो आज इस संडे संवाद कार्यक्रम के तहत आज 12 बजे फेसबुक पर लाइव आए। आप सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार कोविड-19 टेस्ट में निगेटिव पाए गए, यानी वो स्वस्थ हैं, मंगलमय हैं और हम सभी चाहते हैं कि वो इसी तरह से स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ताकि बिहार की बेहतरी होता रहे, बिहार का विकास होता रहे। बिहार के आकांक्षी चाहने वाले, बिहार के बेहतरी की आकांक्षा चाहने वाले सभी लोग उनके शुक्रगुजार हैं और नीतीश जी आज स्वस्थ हैं, दीर्घायु हैं, ये आप सभी की दुआओं का असर है। आशा करती हूँ आप सभी भी कुशल मंगल होंगे इस कोरोना काल में और अपने कर्तव्य पथ पर डटे होंगे। आज गुरु पूर्णिमा भी है। हमारे राजनीतिक गुरु श्री नीतीश जी को हार्दिक बधाई और उन्हें नमन करती हूँ कि उनके जैसे राजनीतिक गुरु के कारण हम सभी महिलाएं आज राजनीति में आगे आना चाह रहे हैं, जबकि महिलाओं के लिए राजनीति में आना कोई साधारण बात नहीं है। ये उनके छवि और उनके आगमन, उनके कार्यों के कारण हम सभी राजनीति में आगे आने को उतारू हैं और आगे आ रहे हैं। मैं अपने सभी गुरुओं को भी नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं इस योग्य, इस काबिल हो सकी कि मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ, बोल पा रही हूँ, आपसे संवाद स्थापित कर पा रही हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ या जो संवाद करने जा रही हूँ, उसका विषय है बिहार में महिला सशक्तिकरण और नीतीश कुमार। आप सभी से मेरा आग्रह है कि जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके सुझाव हैं, वो आप फेसबुक में इनबॉक्स करें। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी और आपके सवाल लेकर अगले जो संवाद कार्यक्रम होंगे उसमें आपका जवाब देने की कोशिश करूंगी। अभी भी मुझे लगता है कि जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ, आपके लगभग जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों को मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण, बिहार में महिला सशक्तिकरण और नीतीश कुमार विषय की शुरुआत मैथिली शरण गुप्त की चंद पंक्तियों से करना चाहती हूँ, जो उन्होंने महिलाओं की दुर्दशा और उनकी क्या व्यथा होती है, महिलाएं किस प्रकार से समाज में उसकी स्थिति होती है, उनकी स्थिति दयनीय होती है, जिस पर उन्होंने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। यानी महिलाओं की स्थिति, यानी महिलाएं केवल इसलिए बनी हैं कि वह महिला होने का अर्थ केवल इतना है कि वह बच्चा पैदा करे और अपने पति की सेवा करे, चाहे उनका पति कैसा भी हो। और ये जो पंक्तियां हैं वो अपना वास्तविक अर्थ जंगल राज यानी लालू राज में अपना अर्थ पाती है। और लालू राज में अपना अर्थ पाती है
कैसे पाती है? तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो आंखों में पानी किस प्रकार से जंगल राज में था, तो उसको मैं बयां करती हूँ कि मसलन इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे, आप सभी वाकिफ हैं, आप बोलते नहीं हैं, मैं जानती हूँ कि आप सभी जानते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं उस पे। चंपा विश्वास को ले लें, आप शिल्पी गौतम को ले लें, उनका किस प्रकार से बलात्कार हुआ था, कितने लोगों का बलात्कार हुआ था, और किस प्रकार से उनको मानसिक शोषण और प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। इन सब का उदाहरण आपके सामने है। ऐसे ऐसे ना जाने लालू राज के जंगल राज में कितने ऐसे बलात्कार, कितने ऐसे हत्याकांड हुए जिसकी आज कोई जांच नहीं है। उसके आरोपी आज बेखौफ बिहार में और देश के अन्य राज्यों में घूम रहे हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया? उनके राज्य में तो सुरक्षा का आलम जनाब ये था कि एक फैशन चल गया था कि लंबे लंबे कुर्ते वाले, पान खाकर, गमछा रखकर और बुलेट पर गली में, सड़कों में, मोहल्लों में एक विशेष जाति के लोग रहते थे, और महिलाएं जब वहां जाती थी तो अपने आबरू से बेआबरू होती थी। महिलाओं को घर से बाहर छोड़ने के लिए, उन्हें घर से बाहर छोड़ने के लिए पुरुष उन्हें जाते थे, और इस आतंक के साथ वापस लौटते थे कि क्या वो महिला वाकई में क्या सुरक्षित घर लौट पाएगी? क्या उसका बलात्कार नहीं होगा? वो अच्छे से लौट पाएगी? ये सुरक्षा का आलम या ये महिला सशक्तिकरण लालू यादव के राज में, यानी जंगल राज में था। आप बार बार कहते हैं कि मैम आप लालू यादव पर बात क्यों करती हैं? देखिए, किसी भी विषय का महत्व जब तक आप तुलनात्मक आलोचना नहीं करेंगे तब तक उसके महत्व को आप नहीं समझ सकते हैं, उससे भिज्ञ नहीं हो सकते हैं, उससे वाकिफ नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार लालू राज को सामने रखती हूँ, उसका आईना रखती हूँ कि देखिए ये 15 साल कैसा था और अभी नीतीश सरकार का 15 साल कैसा है। अब मैं आती हूँ, आप एक सवाल और भी मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड, शेल्टर होम का आप अपना रुख स्पष्ट करें। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इतने पारदर्शी और न्यायप्रिय सरकार में इस तरह की घटना निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये मेरा रुख है, ये मेरा रुख स्पष्ट होता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल भी है, और आपको पता है सवाल क्या है? सवाल ये है कि नीतीश जी को जैसे ही 6 महीने के अंदर, जैसे ही इस शेल्टर होम और बालिका गृह का पता चला, उन्होंने सारे आरोपियों को 6 महीने के अंदर जेल के अंदर सलाखों के अंदर उन्होंने सभी आरोपियों को किया। कहाँ है ब्रजेश ठाकुर? कहाँ है उनके आरोपी? लेकिन मेरा सवाल आपसे भी है, मेरा सवाल ये है कि शिल्पी गौतम, चंपा विश्वास और ऐसे ना जाने कितनी महिलाओं को रेप करने वाले लोग, बलात्कार करने वाले लोग, शोषण करने वाले लोग, और खुद उसमें शामिल उस परिवार का लोग जो इस कुकर्म में, इस जघन्य अपराध में शामिल थे, उनका क्या हुआ? आज वो सलाखों के पीछे हैं? क्या वो सलाखों के अंदर हैं? आप जवाब देंगे? मैं जानती हूँ आप जवाब नहीं देंगे। उनके सपोर्टर्स उनको जवाब नहीं देंगे, उसको छुपाना चाहेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि महिलाओं की क्या दुर्दशा इस लालू राज में थी और किस तरीके से महिलाएं घर से बाहर निकल भी नहीं सकती थी। आप ये सोच सकते हैं कि चंपा विश्वास, शिल्पी गौतम के साथ क्या हुआ होगा? किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरी होंगी वो महिलाएं? अपनी बेबसी, अपने उन लोगों का बेहायापन किसी से बयान नहीं कर पाती थी। अगर बयान करती तो जान जाती और जाने गई भी। इस पे आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? किस प्रकार के इंसान हैं आप? किस प्रकार के चिंतक हैं? किस प्रकार के बुद्धिजीवी हैं? और किस प्रकार की सोच है आपकी? आपकी सोच पे मुझे तरस आती है। अब मैं आती हूँ नीतीश सरकार में, जो आप बार बार कहते हैं कि नीतीश सरकार की नुमाइंदगी मैं क्यों करती हूँ, उसकी प्रशंसा क्यों करती हूँ। जनाब, उनके कारण ही मैं आज बोल पाई हूँ। और जो मैंने ये कहा ना कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। नीतीश कुमार की सरकार आते ही आंखों में पानी नहीं, आंखों में रवानी थी, आंखों में मान थे, आंखों में सपने थे, आंखों में उड़ान थी। इस उड़ान के साथ नीतीश कुमार ने महिलाओं के इस सपने के साथ उन्होंने अपने सरकार में कदम रखा। और मैं पूरे
भरोसे के साथ ये कहना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार का जो सरकार है, महिलाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित सरकार है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए ना जाने कितने अद्वितीय काम किए, अनमोल काम किए, अनूठे काम किए, जिससे महिलाएं अपना पहचान बना सके, महिलाएं स्वावलंबी हो सके, महिलाएं बोल सके और पुरुषों की बराबरी कर सके, समाज के विकास में हिस्सेदारी का हिस्सा बन सके। ये जुनून, ये होश, ये हौसला नीतीश सरकार ने दिया। लेकिन ये चीजें जंगल राज वाले लोगों को कहां से समझ में आएगा? मैं बिंदुवार तरीके से एक एक बिंदुओं को जो नीतीश सरकार द्वारा चलाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की खुशहाली के लिए, मैं आप एक एक करके मैं उस पर आ रही हूं। आप खुद अगर चेतनशील होंगे, अगर समझदार होंगे, अगर जानबूझकर नीतीश सरकार की बुराई या नीतीश सरकार के विपक्षी नहीं बनना चाहते होंगे, तीन बिंदुओं से जरूर आप गुजरेंगे और सोचेंगे वाकई में आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको मुख्यमंत्री के रूप में एक दूरदर्शी, एक पारदर्शी, महिलाओं का सम्मान करने वाला नेता श्री नीतीश कुमार आपको मिले। मेरा पहला बिंदु है वो ये है, आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय संविधान में महिलाओं के आरक्षण के लिए या महिलाओं की हिस्सेदारी की बात 1/3 की गई है। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आते ही उन्होंने ये सोचा कि महिलाओं की हिस्सेदारी की कम से कम बात 1/3 है। उन्होंने 50% आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए किया। क्या ये इकलौता अनूठा बात नहीं है जो किसी सरकार ने नहीं किया है? क्या ये सोच नहीं है? क्या महिलाओं के लिए उमंग की बात नहीं है? उनके पंख फैलाने के लिए बात नहीं है? क्या आपको ये नहीं समझ में आता? और इस तरह का कार्य 50% आरक्षण देने वाला पंचायती राज और नगर निकायों में 50% आरक्षण देने वाला बिहार पहला ऐसा राज्य है पूरे भारत देश में जिसने पहली बार महिलाओं के मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उसकी हिस्सेदारी के लिए नगर निकायों में 50%, पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का कार्य किया है। ये किसी के हौसले, किसी के मजबूत इरादे के बिना नहीं संभव है, जो केवल और केवल नीतीश कुमार ने किया है। आप इसे समझे और उन्होंने जो कार्य किया है उसको नमन करें। बेवजह उन पर तोहमत लगाने की कोशिश नहीं करें। मेरा बार बार आपसे निवेदन यही है, जहां उनकी आलोचना होनी चाहिए वहां करें, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया है उन कार्यों को आप दबाने की कोशिश ना करें, बरगलाने की कोशिश ना करें। वही नहीं, महिलाओं के लिए, महिलाओं की भागीदारी सरकारी नौकरियों में हो, पुलिस में हो, पुलिस बल में हो, उसके लिए उन्होंने 35% आरक्षण महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कर दिया। वहां कोई महिलाओं में डिवीजन नहीं किया कि ये SC ST है या उच्च वर्ग के हैं, ये सारे डिवीजन उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की भागीदारी के लिए उन्होंने 35% आरक्षण का प्रावधान किया। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि अब मैं जो दूसरा बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगी वो दूसरा बिंदु ये है कि उन्होंने जो लालू यादव या लालू सरकार बार बार मुस्लिमों की अपने आप को नुमाइंदगी कहते हैं, अपने आप को मुस्लिमों का नुमाइंदा कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुस्लिमों के जो नुमाइंदगी करने की बात करते हैं और मुस्लिमों के दम पे लालू यादव सरकार में राज करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा सवाल आपसे है कि मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने क्या काम किए, कितने काम किए? आपके पास इसका जवाब है? सिर्फ आप कहेंगे कि हमने आडवाणी जी का रथ रोक दिया और उसके कारण मुस्लिम उनके साथ हैं, और तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। आपने कार्य कितना किया मुस्लिमों की, मुस्लिम महिलाओं की खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए आपने काम कितना किया? आपने काम किया? नहीं किया। मैं नीतीश सरकार की योजना बताती हूँ।
नीतीश सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम तलाक महिलाओं की बेहतर जिंदगी के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए उसने वो मुस्लिम परित्यक्ता योजना लेकर आए, जिस योजना के तहत शुरुआत में नीतीश सरकार जब आई थी तो 10,000 रुपए का प्रावधान था प्रति मंथ देने का। अब उसे बढ़ाकर नीतीश सरकार ने 25,000 रुपए कर दिए। हालांकि इस कारण नीतीश कुमार पर तरह तरह के आरोप और तरह तरह के सवाल भी लगे, तरह तरह के सवाल उठे कि आप किसी एक वर्ग की महिलाओं को क्यों आप इतना तवज्जो देते हैं और इतने आरक्षण करते हैं और उनको इस तरह की सुविधा देते हैं, हिंदू महिलाओं को क्यों नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ मुस्लिम भाइयों से, मुस्लिम महिलाओं से कि आप देखिए, आप हैं लालू के साथ, लेकिन आपका वाकई में सच में आपका हित कर, आपका कल्याण सोचने वाला कौन सरकार है? नीतीश सरकार, जो आपके लिए काम करते हैं, आपकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ वो समाज के हर वर्ग की महिलाओं की तरक्की के लिए उन्होंने काम किया। मेरा तीसरा बिंदु है, जिस बिंदु पे मैं आती हूँ, जो महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए नीतीश जी ने किया है, और वो है कि उन्होंने हर घर शौचालय योजना लेकर आए। और आपको पता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था, और वो कहते थे, वो जब इंदिरा गांधी का विरोध किया करते थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था कि अगर आप हमारे देश की महिलाओं के लिए अगर हर घर शौचालय का निर्माण आप कर देंगी तो मैं आपका विरोध करना छोड़ दूंगा, आपका विरोध नहीं करूंगा। ये सप्त क्रांति, उनके जो विचार थे, उनकी जो क्रांति, 7 क्रांतियां थी, उस क्रांति के अंतर्गत उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने की बात की थी। और उनके लोहिया के बहुत सारे शिष्य राजनीति में आए, सरकार में आए, लेकिन किसी ने उनके सपने, उनके चेतना को मूर्त रूप नहीं दिया, साकार नहीं किया। मैं पुरजोर, पूरे बल के साथ ये कहना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार उनके ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने उनके सपने, जो महिलाओं को सम्मान देने की बात थी, महिलाओं को समाज में भागीदारी की बात थी, उसको लेकर नीतीश कुमार आए और उन्होंने हर घर, राजनीतिक रूप से एजेंडा लेकर आए, योजना लेकर आए कि हर घर शौचालय का निर्माण हो और महिलाओं को सम्मान मिले, मान मिले। और आपको भी मालूम होगा कि 35%, 35% महिलाओं के रेप के जो केसेस होते हैं वो शौच क्रिया निवृत्त होते समय होता है। इन सब से जितनी भी तरह की महिलाओं की समस्या है, उन सब को अच्छे से समझते थे नीतीश कुमार, और इसीलिए हर घर शौचालय योजना लेकर आए, जिससे महिलाओं को मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। और यह सम्मान उन्होंने दिया, उन्होंने सभी महिलाओं को दिया और हर घर शौचालय की योजना लेकर आए। चौथे बिंदु पर मैं आती हूँ, साइकिल और पोशाक योजना। आपको क्या लगता है कि कोई पिता अपने लड़कियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए सोच सकता था कि बिहार में लड़कियां बड़ी संख्या में साइकिल चलाती हुई जा रही हैं, और उन्हें देखना कौतूहल का विषय केवल बिहार वासियों के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए कौतूहल का विषय था, जो नीतीश जी ने संभव करके दिखाया। एक पिता, एक बेटी का पिता जो ये सोच नहीं सकता है कि उस साइकिल और पोशाक देने से उस लड़की के अंदर, उस बेटी के अंदर जो उत्साह, जो जुनून, जो आत्मनिर्भरता, जो साहस आया होगा, उसकी कल्पना एक पिता नहीं कर सकता है। जिस कल्पना को साकार नीतीश कुमार ने किया, साइकिल और स्कूल देकर, और आप देखते हैं इन दोनों योजनाओं के कारण, साइकिल योजना और पोशाक योजना के कारण, महिलाओं की, लड़कियों की स्कूलों में संख्या कितनी बड़ी है, इनकी शैक्षणिक जगत में कितना वो नाम कर रही हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में केवल वो आगे नहीं आ रही हैं, बल्कि जितने भी तरह के सरकारी नौकरियां हैं उन सभी में आगे आ रही हैं, और तरह तरह के परीक्षाओं में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पे सिरमौरे हो रहे हैं। ये नीतीश जी का साइकिल और पोशाक योजना के कारण है कि बिहार की बेटियां पढ़ने लगी हैं, चलने लगी हैं।
5वां बिंदु में आती हूँ, जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और भ्रूण हत्या पर निषेध योजना, महिला कन्या भ्रूण हत्या पर निषेध योजना, जो नीतीश कुमार लेकर आए हैं। हाँ, मुझे हंसी आती है कि इस योजना को लालू जी कैसे समझेंगे। उन्होंने तो बेटे की चाहत में 7 बेटियां पैदा कर दी। आपको कुछ लगता नहीं है कि बिहार को आप किस श्रेणी में गिनाना चाहते हैं? आप सोचिए कि बेटी और बेटे का फर्क उनके इस दिमाग में कैसा था, क्या उनकी सोच थी बेटों के लिए। इसीलिए तो उन्होंने इतनी बेटियां पैदा की। और हंसी तो आप स्वजातीय, उनके स्वजातीय बिहारी नवयुवकों पे आती है कि आपको अपने दामाद के योग्य नहीं समझा। यूपी और हरियाणा में जाकर उन्होंने अपने दामाद की तलाश की। उनका बिहारी दामाद है क्या? नहीं है। आप इस पर भी सोचें कि आपका केवल वो जाति के नाम पे इस्तेमाल करते हैं, आपको योग्य नहीं समझते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जब उनकी बेटियों की शादी हो रही थी तो कितने पटना के कार घर और कितने सारे कारखाने लूट गए थे, पिट गए, और पूरा बिहार वो लील कर गए और खा गए और अपनी बेटियों के घर को बसाया, उससे विकास किया। बिहार की बेटियों की उनकी चिंता क्या है? लेकिन वहीं दूसरे तरफ नीतीश कुमार, जिनके लिए बेटियां बोझ नहीं वरदान है, माँ बाप के कंधों को हल्का करेगी, इसीलिए उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई और प्रोत्साहन के रूप में उन्होंने ये घोषणा की। उनकी योजना ये घोषणा करती है कि जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो सबसे शुरुआत में उन्हें 2000 रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। जब वो आधार कार्ड से जुड़ जाएंगी तो उन्हें 1000 रुपया और मिलेगा, और सारे टीकाकरण जब करवा लेंगी तो उन्हें 2000 रुपया और मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये महिलाओं के लिए नई सोच नहीं है क्या? मैं दिल्ली में बैठे देश के विदेशों में रह रहे महिलाओं के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है नीतीश जी का, कितने वो योजस्वी हैं, कितना उनका विराट चिंतन रहा होगा, जिन्होंने एक एक बारीक योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आए ताकि महिलाएं सफलता के परचम लहरा सके। इस तरह की योजनाएं लेकर आए। बेरोजगार महिलाओं के लिए नीतीश जी जीविका कार्यक्रम लेकर आए, जो महिलाएं बेरोजगार थी, जिससे 1 करोड़ से आज बिहार में जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं और अपना रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। इससे उनकी आर्थिक आय नहीं बढ़ी है, केवल आर्थिक आजादी भी बढ़ी है, उनकी आजादी बढ़ी है। वो सोचने लगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी तरक्की हुई है, वो खुशहाल हैं, वो स्वावलंबी हुई, स्वनियोजन के लिए आत्मनिर्भर हुई। ये नीतीश जी ने किया। आपको कितनी योजनाएं मैं उनकी गिनाऊं, सभी का लिस्ट इस कार्यक्रम में संभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी भी तो मुझे ताज्जुब होता है कि नीतीश जी राजनेता हैं या समाज सुधारक। उन्हें मैं क्या कहूं, भले ही राजनीतिक योद्धा या राजनीति में उनका मूल्यांकन सही दृष्टिकोण से नहीं हो, लेकिन इतिहास उनका मूल्यांकन जरूर करेगा और वह उन्हें स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करेगा जो कार्य उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। समाज सुधार की दृष्टि में अगर देखें, समाज सुधार में जो उन्होंने क्रांति लाया है, बाल विवाह पर रोक, विधवा पुनर्विवाह कानून लाया उन्होंने, दहेज प्रथा पर रोक लगाया, इन सब बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ कठोर कानून बनाकर उस पर रोक लगाया। क्या ये राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर के सपनों को साकार करना नहीं है? ये समाज सुधारक नहीं है, समाज की बेहतरी के लिए नहीं। ये सारी योजनाएं किसके लिए है? क्या ये महिलाओं की बेहतरी के लिए नहीं है? महिलाएं भी अपने आप को एक इंसान के रूप में सोचें, वो भी अपने आप पे मान कर सकें, गर्व कर सकें, इसलिए ये इस तरह की योजनाएं वो लेकर आए। और भी मैं कहना चाहती हूँ, 2015 में जब वो चुनाव के मैदान में उतरे तो वहां की महिलाओं ने उनसे कहा कि आप शराबबंदी कानून लागू करें। शराब के कारण हम सभी महिलाएं आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण से गुजरते हैं, इसका निदान हम चाहते हैं।
नीतीश कुमार ने वादा किया था कि जब मैं 2015 में सरकार में आऊंगा तो सबसे पहला कार्य शराबबंदी करूंगा, और उन्होंने ये कहकर दिखाया। उनका काम बोलता है, वो बड़बोलेपन के शिकार नहीं है, वो नहीं बोलते, उनके काम बोलते हैं, और वो काम ही वोट के रूप में तब्दील होता है, जो आज तक 15 सालों में उन्होंने किया है। और उन्होंने शराबबंदी की, और अब ये शराबबंदी करते वक्त उन्हें अपने तमाम सहयोगी जो थे, आपको भी मालूम है 2015 में उनके सहयोगी कौन थे, उनके तमाम तरह के विरोधों के बावजूद उन्होंने शराबबंदी की। और इस शराबबंदी को करते समय उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्या राजकीय घाटा होगा। ये देखिए, ये राजनीतिक रोटियां सेकने की चीज नहीं थी जो उन्होंने किया। ये उन्होंने केवल और केवल महिलाओं की बेहतरी के लिए की, उन्हीं के लिए उठाए गए ये ठोस कदम थे उनके। पॉर्न वेबसाइट पर मैं आती हूँ, जिसपे मुझे लगता है महिलाएं बोलने में थोड़ी सी सतर्कता बरतती हैं, लेकिन मैं बेबाक अपनी बात रखती हूँ इस पर। पॉर्न वेबसाइट के लिए देश का कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी कि आप पॉर्न वेबसाइट पर रोक लगाएं? जितने भी पॉर्न वेबसाइट हैं जिसमें किसका सुख लिया जाता है? महिलाओं का। महिलाओं को भोग्या समझा जाता है, योग की वस्तु नहीं, भोग्या। वहां पे आप किसका आनंद लेते हैं? पुरुष जाति किसका आनंद लेते हैं? और कितने तरह की विकृतियां पैदा होती है इससे समाज में, और कितने तरह के बलात्कार, यौन शोषण और ना जाने कितनी तरह की घटनाएं इसके कारण घटती है। इसीलिए नीतीश सरकार ने पॉर्न वेबसाइट पे रोक लगाने की उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। क्या यह हिम्मत किसी मुख्यमंत्री में हो सकता है? तमाम तरह की ना जाने, अभी सारी योजनाओं की लिस्ट है मेरे पास, और उसको मैं अगर गिनाने चलूं तो ये काफी लंबा, और एक दिन में ये संवाद खत्म नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नीतीश जी ने बिहार की नहीं, हम जैसी बिहार से बाहर निकली हुई भी महिलाओं को उन्होंने मान दिया, सम्मान दिया, और इस योग्य बनाया कि हम अपने तकदीर और अपनी तस्वीर खुद बदल सकते हैं और अपने लिए खुद सोच सकते हैं। अंत में उनकी सोच, उनकी महिलाओं की तरक्की के लिए इस सलाम, और महिला समाज हमेशा उनकी ऋणी रहेगी इन समस्त कार्यों की जो उन्होंने महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया। उनके लिए मैं सलाम के रूप में ये कहना चाहती हूँ। अब अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियां हैं, खुदे को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। उन्होंने हर महिला को इतना मजबूत बना दिया, इतना सुदृढ़ बना दिया, इतना सशक्त बना दिया कि ईश्वर भी उनके तकदीर लिखने से पहले पूछने लगते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे तकदीर क्या लिख दे। इतनी मजबूत, इतना मान, इतना सम्मान, उनका इतना अभिमान और इतना गुमान उन महिलाओं को अपने ऊपर होने लगा। ये सभी जज्बा माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने पैदा किया है। हम महिला समाज हमेशा, बिहार की महिलाएं हमेशा उनकी ऋणी रहेंगी, और चाहे पुरुष कुछ भी कह ले, कितने भी पैतरे अजमा लें, वहां की महिलाएं तो केवल और केवल नीतीश जी के 2020 में आगमन की दुआएं करेंगी, और वो अपने खुशहाली की अगर उम्मीद लगा कर बैठी हैं तो केवल और केवल नीतीश जी को आना चाहिए। और इसीलिए नीतीश जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है उसको मेरा सलाम है, नमन है। आप सभी फेसबुक मित्र एवं सभी मित्र मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ अगले संडे संवाद